नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है 8 नंबर क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि अब तक हमने 7 क्लासों में जो प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व किए थे। आज का जो टेस्ट है वो होगा प्राचीन भारत का संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर है, तो इस क्लास को आप जरूर पूरी देखना। करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। एक तरफ है जो स्कंदगुप्त के अभिलेख दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो उनकी विषय वस्तु दे रखी है। तो इनको हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है ए नंबर है वो है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख के अंदर है जो हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ए में जो एक नंबर होगा। दूसरा ताम्रपत्र इंदौर ताम्रपत्र में तेली श्रेणी द्वारा सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। तीसरा है कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख के अंदर मद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के निर्माण का उल्लेख मिलता है। और चौथा है बिहार स्तंभ लेख। बिहार स्तंभ लेख में सोलकिक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो एक में एक, दो में दो, तीन में तीन और चार में चार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला जो कथन है वो है कि महदा से सर्वप्रथम बूचड़ खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो महदा से सर्वप्रथम जो बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले थे, तो पाषाण काल का जो स्थल है महदा, इसमें सर्वप्रथम बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले थे। यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो बागोर से जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यह बात भी सत्य है। कोल्डिवा से गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बात है जो गलत है, क्योंकि जो गौशाला के साक्ष्य मिले हैं वो मिले महगड़ा से। महगड़ा क्षेत्र है जो यूपी के अंदर है। महगड़ा जो वर्तमान यूपी का जो क्षेत्र है महगड़ा, वहां से है जो गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा से जो धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लगभग 6000 ईसा पूर्व के। तो 3 नंबर है जो गलत होगा। कोल्डिवा से धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गौशाला के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले महगड़ा यूपी से। और चौथे नंबर है पीकली हिल से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। तो यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्राग ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं कि वर्तमान है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो सबसे पहला आता है चिरांद। चिरांद जो बिहार में है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। चिरांद बिहार के अंदर है। दूसरा होसंगी। होसंगी जो कर्नाटक का क्षेत्र है, यह भी सत्य है। तीसरा है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यह भी सत्य है। आदमगढ़। आदमगढ़ है जो गुजरात। तो आदमगढ़ है जो गुजरात का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। आदमगढ़ गुजरात में नहीं मध्य प्रदेश में है। तो 4 नंबर जो इसका असत्य होगा। असत्य पूछा है तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और आदमगढ़ से पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य वैसे तो बागोर से मिलते हैं, लेकिन बागोर के बाद अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो दूसरा स्थान आएगा आदमगढ़। पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य बागोर से और बागोर के बाद दूसरा स्थान है जो आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल का है। तो इसमें से कौन सा उपकरण है जो निम्न पूर्व पाषाण या निम्न पूरा पाषाण काल का है। तो निम्न पूरा पाषाण का जो उपकरण है वो है चापर। चापर और चौपर जो उपकरण थे वो निम्न पूरा पाषाण काल के थे, जो सोवन संस्कृति से हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्लीवर या विदारक जो मद्रास से प्राप्त हुए हैं, यह भी है जो निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। तीसरे नंबर पर आता है ब्लेड। ब्लेड जो है ये उच्च पूरा पाषाण काल का है। तो यह जो उच्च पूरा पाषाण काल का है, ना कि निम्न पूरा पाषाण काल का। 4 नंबर है ब्यूरिन। ब्यूरिन भी उच्च पूरा पाषाण काल का है। और 5 नंबर पर है हैंडेक्स। हैंडेक्स जो है ये है जो निम्न पूरा पाषाण काल का। जो हैंडेक्स जो पाषाण काल का पहला औजार था। हैंडेक्स हस्त कुठार जो मद्रास से प्राप्त हुआ था 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट को यह हस्त कुठार मिला था। तो 1, 2 और 5 चापर और चौपर जिनका नामकरण एच एन मौर्य के द्वारा किया गया था, सोवन संस्कृति से जो प्राप्त हुए हैं, यह निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। दूसरा नंबर पर क्लीवर। क्लीवर या जैसे विदारक कहा गया, यह मद्रास संस्कृति से प्राप्त होता है, यह भी निम्न पूरा पाषाण काल का है। और एक 5 नंबर पर हैंडेक्स। हैंडेक्स यह भी मद्रास से प्राप्त हुआ है, जो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। यह भी निम्न पूरा पाषाण काल का है। तो 1, 2 और 5 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य पाषाण काल की नहीं है। तो इसमें से कौन सी है जो मध्य पाषाण काल की विशेषता नहीं है। मध्य पाषाण काल, इस मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता था, तो ये बात तो सत्य है। दूसरा, मृतकों को कब्रों में दफनाने की प्रथा का उद्भव हुआ, तो मध्य पाषाण काल में जो मृतकों को कब्रों में दफनाने की प्रथा का उद्भव हुआ था, यह भी सत्य है। तीसरा है कि चक्कियों तथा सिलबट्टों के साक्ष्य सर्वप्रथम इसी समय मिले हैं, तो चक्कियों के और सिलवटों के जो साक्ष्य मिले हैं वो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में मिले थे, ये बात भी सत्य है। और चौथे नंबर पर है कि इस काल को खुर्चनी वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, तो खुर्चनी वैदिक जो संस्कृति है मध्य पाषाण काल को नहीं बल्कि मध्य पूर्व पाषाण काल को कहते हैं, तो मध्य पूरा पाषाण काल को जो खुर्चनी वैदिक संस्कृति कहते हैं, ना कि मध्य पाषाण काल को। तो 4 नंबर जो इसका गलत हो जाएगा, तो इसमें असत्य पूछा जो सही नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है। तो भारत की अगर सबसे पुरानी कृषि बस्ती की बात की जाए तो यह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ है जो नवपाषाण कालीन प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। नवपाषाण काल के अगर प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जाए तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, और मेहरगढ़ को यह भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों का उल्लेख कर रखा है, तो कौन से स्थल से कौन से साक्ष्य मिले, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। सबसे पहला आता है कि संगनकलु। संगनकलु से हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, तो हड्डी से बनी जो मातृ देवी की जो मूर्ति मिलती है यह संगनकलु से नहीं बल्कि लोहदा नाला से प्राप्त होती है। लोहदा नाला, लोहदा नाला जो क्षेत्र है ये यूपी का क्षेत्र है। यहाँ से जो हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है, और यह विश्व में सबसे प्राचीनतम मूर्ति थी, तो 1 नंबर जो गलत हो जाएगा। हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति संगनकलु से नहीं बल्कि लोहदा नाला यूपी से मिलती है। लोहदा ना संगनकलु से, संगनकलु जो कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ से हमें प्राचीनतम बस्ती के अवशेष मिलते हैं, और राख के ढेर यहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरे नंबर पर बुरजोम, बुरजोम से गर्तावास मिलते हैं, यह सत्य है। तीसरा लहुरा देव, लहुरा देव से जो की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, यह भी सत्य है। लहुरा देव और लोहदा नाला एक जैसे नाम है, ध्यान रखना। लहुरा देव से जो की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, लोहदा नाला से जो हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। हथनोरा, हथनोरा से मानव कंकाल जो होमो इरेक्टस काल के थे के साक्ष्य मिलते हैं, ये बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा तो 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल से मृण पट्टिका पर सींग युक्त युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो मृण पट्टिका पर सींग युक्त देवता की जो कृति मिली है यह हमें प्राप्त हुई है कालीबंगा से, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, एक तरफ संध्योकालीन स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो वर्तमान राज्य दे रखे हैं कि ये जो स्थल है ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहला आता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो ए में जो 1 नंबर होगा। दूसरे नंबर पर भगत राव, भगत राव है जो गुजरात में है। तीसरे नंबर पर है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। और चौथे नंबर पर है रोपड़, रोपड़ है जो वर्तमान पंजाब का पुरातात्विक स्थल है। तो 1 में 1, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 2, 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, जिसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है कि हड़प्पा सभ्यता से व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, तो ये बात है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से सिंचाई के बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं, व्यवस्थित सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राकृतिक सिंचाई के कुछ साक्ष्य मिले हैं जो वर्षा और मानसून पर निर्भर थे। इसके अलावा जो सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं, एक धोलावीरा से जलकुंड व तालाब मिला है, और एक अल्हैदिनों से कुछ कुएं मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से बहुत ही नगण्य जो सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं, तो व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली के साक्ष्य नहीं थे। पहला है जो इसमें गलत है। दूसरा है कि बलूचिस्तान के गौरबंदों बांध व शोरतगुई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, तो यह बात है जो सत्य है। बलूचिस्तान से गौरबंदों यानी कि बांध के व सुरतगुई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा धौलावीरा से जलकुंड व तालाब के अल्हैदिनों से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो ब नंबर सही है और ए नंबर है जो गलत है, तो ए गलत और ब सही, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी सुमेलित करना है, एक तरफ है जो हड़प्पा कालीन स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे प्राप्त साक्ष्यों का नाम दे रखे हैं, तो हमें सुमेलित करना है कि किस स्थल से
कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा। हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है वो है श्रमिक आवास, सॉरी कुबड़दार बेल। कुबड़दार बेल जो है हमें हड़प्पा से मिला है। दूसरे नंबर पर है, नहीं सॉरी, कुबड़दार बेल जो मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा से श्रमिक आवास मिले हैं, मोहनजोदड़ो से हमें कुबड़दार मोहनजोदड़ो से कुबड़दार बेल प्राप्त होते हैं। तीसरे नंबर पर है कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और चौथा नंबर है धौलावीरा। धौलावीरा से साइन बोर्ड यानी कि सूचना पट, नोटिस बोर्ड एक प्राप्त होता है। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत, धौलावीरा से नोटिस बोर्ड, मोहनजोदड़ो से कुबड़दार बेल और हड़प्पा से श्रमिक आवास। तो दो, तीन, एक और चार, दो, तीन, एक और चार, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ है जो हड़प्पाकालीन स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके उत्खननकर्ताओं के नाम दे रखे हैं कि कौन से स्थल का उत्खनन किस पुरातत्वविद के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहला नाम आता है चनहुद्रो। चनहुद्रो का जो उत्खनन किया था वो किया था एन जी मजूमदार के द्वारा। तो ए में दो नंबर होगा। दूसरे नंबर पर है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का जो उत्खनन किया था वह किया था सूरज बान व रफीक मुगल के द्वारा। तीसरे नंबर पर है बनावली। बनावली का जो उत्खनन किया था, बनावली का उत्खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। और लोथल का उत्खनन किया था एस आर राव के द्वारा। तो दो, फिर तीन, फिर चार और एक, दो, तीन, चार और एक, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मोहनजोदड़ो से जो पशुपति मोहर मिली थी उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। इनमें से बताने कौन कौन से सत्य है। इस पर कुल 6 पशुओं के अंकन है, यह सत्य है। यह मोहर मेके ने प्राप्त की थी, तो यह मोहर मेके को मिली थी, यह भी सत्य है। योगासन मुद्रा में भैंस के सींग का त्रिशूल के समान मुकुट पहने एक चौकी पर विराजमान है, यह भी सत्य है। और चौथा, मोहर पर 7 अक्षरों का लेख है, तो यह भी सत्य है। तो एक, दो, तीन और चार, चारों ऑप्शन इसके राइट है। तो एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का कौन सा स्थल कर्क रेखा पर स्थित है? तो हड़प्पा का कौन सा स्थल है जो कर्क रेखा पर है? तो धौलावीरा। दो नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल दुर्गीकृत नहीं था? तो इनमें से जो कौन सा जो हड़प्पा कालीन स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? तो जो दुर्गीकृत नहीं था वो स्थल था चनहुद्रो। चनहुद्रो जो दुर्गीकृत नहीं था। वहीं जो लोथल जो क्षेत्र है, एक नंबर ऑप्शन लोथल, यह पूर्व और पश्चिम, जो पूर्व का क्षेत्र और पश्चिम का क्षेत्र था, नगर व टीला, दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि दुर्गीकृत नहीं था, तो वह था चनहुद्रो। तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो सत्य है। सबसे पहला है कि चनहुद्रो व लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो चनहुद्रो और लोथल से जो मनके बनाने के कारखाने मिले, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरे नंबर पर है कि मनके निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया सिंध प्रांत के व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में थी, तो ये बात है जो गलत है। मनके बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया सिंध प्रांत के व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में थी, यह बात गलत है, क्योंकि मनके बनाने के जो साक्ष्य मिले हैं ये संपूर्ण हड़प्पा क्षेत्र से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चनहुद्रो से, धौलावीरा से, यहाँ से जो मनके बनाने की हमें ड्रिल प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो गुजरात का क्षेत्र है बक्सरा, वहां से पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। तो मनके बनाने की जो निर्माण की जो प्रक्रिया सिर्फ सिंध के व्यवसायी के पास वर्ग के नियंत्रण में नहीं थी, बल्कि संपूर्ण हड़प्पा क्षेत्र में थी। तो दो नंबर गलत है। तीसरा, सेलखड़ी से बने हुए मनके सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, तो ये सत्य है। और चौथा, बालाकोट सीप व शंख के शिल्प के प्रमुख केंद्र थे। तो बालाकोट सीप व शंख के जो शिल्प के प्रमुख केंद्र थे, ये बात भी सत्य है। तो दो को छोड़कर एक, तीन और चार है जो इसका राइट होगा। एक, तीन व चार, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। तो मोहनजोदड़ो का जो शासन था यह राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी हंटर ने। इसके अलावा हम अगर इन तीन विद्वानों के कथनों की ओर बात करें, तो पिगट महोदय ने कहा था कि अत्यंत केंद्रीकृत सभ्यता थी, जिसमें शासन की शक्तियां जो है पुरोहित वर्ग के पास में थी। पिगट महोदय ने जो शासन की शक्तियां बताई थी पुरोहित वर्ग के पास, और इन्होंने कहा था कि अत्यंत अत्यंत केंद्रीकृत सभ्यता थी। इसके अलावा अगर मैके की बात की जाए, तो इन्होंने कहा था कि जनप्रतिनिधि सरकार थी जिसमें जनता द्वारा एक
प्रतिनिधि चुना जाता था। तो मैके ने जो जनप्रतिनिधि सरकार की बात की थी। व्हीलर की अगर बात की जाए, तो व्हीलर ने कहा था कि मध्यम वर्ग है, यानी कि पुरोहित जनतंत्र का शासन था। तो अलग-अलग विद्वानों ने बात कही थी। इसमें तो पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी हंटर ने। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 कथन दे रखे हैं। इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें पहला कथन है कि सैंधव स्थलों से हल व पावड़े के अवशेष बहुतायत में मिले हैं। तो ये पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैंधव स्थल से हल व पावड़े के अवशेष बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। धातु के हल और पावड़े के अवशेष तो कहीं पर भी नहीं मिले। धातु के हल और पावड़े तो मिले ही नहीं है। इसके अलावा लकड़ी के और मिट्टी के कुछ अवशेष मिले हैं। लकड़ी के हल वो भी मिट्टी के रूप में मिले हैं, जो पूर्णतया सुरक्षित नहीं थे, खंडित अवस्था में मिले हैं। हल के कुछ खिलौने ज़रूर अवश्य प्राप्त हुए हुए हैं, जैसे बंगावली से जो हल का खिलौना मिला है, वो सुरक्षित रूप में मिला है, वो भी मिट्टी के हल का खिलौना है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और गेंद्रीवाल से मिट्टी के हल का खिलौना मिला है, लेकिन वो भी खंडित रूप में मिला है। तो सैंधव स्थल से हल व पावड़े के अवशेष बहुतायत में मिले हैं, यह बात है जो गलत है। तो ए नंबर गलत होगा। दूसरा, कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के और हल रेखा के साक्ष्य मिले, ये बात है जो सत्य है। तो ए गलत है और ब जो सही है। ए गलत और ब सही। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो हड़प्पा संस्कृति के पतन के लिए या विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, यह क्या था? राम प्रसाद चंद्रा ने। आरपी चंद्रा के द्वारा यह मत दिया गया था। आरपी चंद्रा के अगर हम समर्थक की बात करें, तो व्हीलर ने जो आरपी चंद्रा का समर्थन किया था। इसके अलावा कार्लन चाइल्ड ने भी इनका समर्थन किया था। स्टुअर्ट स्टुअर्ट पिगेट के द्वारा भी राम प्रसाद चंद्रा का समर्थन किया गया था। राम प्रसाद चंद्रा का जो मत था कि आर्य आक्रमण से ही हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ था, इस मत का समर्थन किया था। अगर मैके की बात की जाए, तो मैके ने कहा था कि जो चनहुदड़ो में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ से जो हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ। और इसके अलावा मार्शल ने जो मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आने का उल्लेख किया, जो सर्वमान्य मत माना जाता है। तो मार्शल ने बाढ़ का उल्लेख किया था मोहनजोदड़ो में कि 7 बार बाढ़ आई थी, और मैके ने भी चनहुदड़ो में बाढ़ का उल्लेख किया है। इसमें पूछा गया कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है, सर्वप्रथम राम प्रसाद चंद्रा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ वेद दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, ये हमें बताना है। सबसे पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी। दूसरे नंबर पर है सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी। तीसरे नंबर पर है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपत है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ संवाद या कुछ कथन दे रखे हैं और दूसरी तरफ इन कथनों का उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से वेद में, ब्राह्मण में या उपनिषद में मिलता है, इसका हमें उल्लेख सुमेलित करना है। सबसे पहला आता है जल प्लावन की कथा। जल प्लावन की कथा जो मत्स्य अवतार के द्वारा मनु को बचाने की जो कथा है, उसे जल प्लावन की कथा कहते हैं। तो जल प्लावन की जो कथा है, यह कथा हमें प्राप्त होती है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यह यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, इसके अंदर हमें जल प्लावन की कथा का उल्लेख मिलता है। दूसरे नंबर पर है याज्ञवल्क्य की गार्गी संहिता। तो याज्ञवल्क्य की गार्गी संहिता का जो हमें उल्लेख मिलता है, यह हमें उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का हमें उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। तीसरे नंबर पर है यम नचिकेता स्वाद। यम नचिकेता जो स्वाद का उल्लेख मिलता है, यह मिलता है कठोपनिषद। कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। यम नचिकेता स्वाद के अंदर आत्मा की अमृता की बात की गई थी। तो यम नचिकेता जो स्वाद है,
इसका हमें उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। और सबसे अंतिम में आता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का जो हमें उल्लेख मिलता है, ये मिलता है मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद है जो अथर्ववेद का उपनिषद है, इसके अंदर सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। तो एक में चार, दो में तीन, तीन में एक और चार में दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ वैदिक शब्दावली दे रखी है और दूसरी तरफ उनके वर्तमान जो शब्द है, वर्तमान समय में हम जो शब्द काम लेते हैं उनका नाम दे रखा है। तो हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला नाम आता है बलि। बलि जो है, जो राजा को स्वेच्छा से दी गई जो भेंट होती थी उसे बलि कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है भिषज। भिषज जो है, भिषज वैद्य को भिषज कहा जाता था। तो वर्तमान जो वैद्य होता है उसे भिषज कहते थे। तीसरे नंबर पर आता है यव। यव जो है जो को कहते थे। और चौथे नंबर पर है तक्षा। तक्षा जो बढ़ई को कहते थे। जौ का अगर हम बात की जाए तो जौ का हमें जो उल्लेख मिलता है, ये हमें ऋग्वेद में एकमात्र खाद्यान्न फसल है। ऋग्वेद में अगर एकमात्र खाद्यान्न फसल की बात की जाए तो वह सिर्फ और सिर्फ जौ का उल्लेख मिलता है। वह भी जौ का ऋग्वेद में 15 बार उल्लेख किया गया है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो जौ का ऋग्वेद में एकमात्र खाद्यान्न फसल कौन सी थी, तो वह थी जौ। और जौ का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो जौ का उल्लेख मिलता है 15 बार। इसके अलावा बढ़ई। बढ़ई जो तक बढ़ई को तक्षा कहा जाता था। बढ़ई जो होता था यह शिल्प समूह का अध्यक्ष होता था, जिसे बढ़ई कहा जाता था। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा, दो, फिर चार, फिर एक और तीन। दो, चार, एक और तीन, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो वेद त्रय के अंदर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद ही सम्मिलित है। अथर्ववेद जो वेद त्रय में शामिल नहीं है। वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो सम्मिलित है। वेद त्रय के समान ही एक और नाम आता है मुनि त्रयी। मुनि त्रयी में कौन कौन से मुनि शामिल है अगर ये पूछा जाए तो मुनि त्रयी के अंदर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों मुनियों का जो मुनि त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति का भाष्यकार नहीं था। तो मनुस्मृति का भाष्यकार इसमें से कौन नहीं था, तो मेघातिथि, कुलुक भट्ट, गोविंदराज, इन्होंने मनुस्मृति पर भाष्य लिखा है, लेकिन अपरार का जो मनुस्मृति का भाष्यकार नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है, सबसे पहले ऑप्शन में है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि महत्वपूर्ण थी, तो उत्तर वैदिक काल में पशुचारण। तो ये बात पहली बात है जो गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कृषि कृषि महत्वपूर्ण, इसमें लिखा है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि महत्वपूर्ण थी और उत्तर वैदिक काल में पशुचारण, जबकि ये उल्टा है। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण महत्वपूर्ण था और उत्तर वैदिक काल में जो कृषि महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि महत्वपूर्ण होने का जो का कारण था वह यह था कि इसमें लोहे के औजार बन गए थे, जिससे कठोर भूमि में भी जुताई की जाने लगी। इससे कृषिगत भूमि में विस्तार हुआ था। इसलिए उत्तर वैदिक काल में जो कृषि महत्वपूर्ण हुई थी, वहीं ऋग्वैदिक काल में जो पशुचारण महत्वपूर्ण था। तो पहला ही गलत है। दूसरा दूसरा कथन है कि राजा की शक्ति में वृद्धि तथा सभा व समिति की शक्ति में कमी हुई, ये सही है। छोटे कबीले बड़े जनपदों में परिवर्तित हुए, ये बात भी सही है। प्रजापति जो प्रमुख देवता बना, उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति प्रमुख देवता बना था, यह बात भी सत्य है। तो 1 नंबर है जो इसका गलत होगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रत्निन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन रत्निनों के कार्य या वो रत्निन किस पद पर विराजित होते थे, उन पदों का नाम दे रखा है। तो यहाँ पर जो 4 रत्निन का उल्लेख कर रखा है, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अक्षवाप का। अक्षवाप है जो ध्रुत क्रीड़ा में राजा का सहयोगी होता था। दूसरा जो रत्निन है वो है भागदूत। भागदूत जो है ये वित्त मंत्री होता था। तीसरे नंबर पर जो रत्निन है वो है पालागल। पालागल जो राजा का मित्र व दूत होता था। और चौथे नंबर पर जो रत्निन है वो है संग्रहिता। संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होता था। आपको बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। 12 रत्निनों में 1/4 महिलाएं अनिवार्य होती थी। ये 12 रत्निनों के अगर नाम बताए जाए तो सबसे पहला होता था राजा, या जिसे सम्राट कहा जाता था, जो सर्व सर्वा या प्रमुख रत्निन होता था। उसके पश्चात पुरोहित जो राजा का मुख्य सलाहकार होता था। फिर सेनानी, सेनानी जो सेनापति होता था।
उसके पश्चात जो सुत, सुत जो राजा का प्रमुख रथवान होता था। इसके पश्चात जो रत्निन का नाम आएगा वो था ग्रामीणी, ग्रामीणी जो गांव का मुख्य होता था। उसके पश्चात अक्सवाप, अक्सवाप है जो ये ध्रुत क्रीड़ा में राजा का सहयोगी होता था। इसके पश्चात आएगा संग्रहिता जो वित्त मंत्री होता था। संग्रहिता के अलावा अगर और बात की जाए तो और रत्निन में आएगा गावीर कर्तन, गावीर कर्तन जो गाय विभाग का अध्यक्ष होता था। गावीर कर्तन के अलावा पालागल, पालागल, पालागल जो राजा का मित्र या दूत होता था। पालागल के अलावा तक्षण जो रथ कार्य, रथ बनाने का कार्य करने वाला होता था। इसके अलावा एक भागदूत, और भागदूत के अलावा अगर एक रत्न और पीछे बचा हुआ है छत्री जो राजप्रसाद का रक्षक होता था। तो ये जो 12 रत्नों के उल्लेख मिलता है, इन 12 रत्नों में 1/4 महिलाएं अनिवार्य होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल की महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो महिलाओं से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन पूछे गए, तो इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला कि महिलाएं राजनीतिक राजनीति में भाग लेती थी। ऋग्वेद काल में महिलाओं से संबंधित कथन पूछे हैं कि महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। तो महिलाएं जो राजनीति में भाग नहीं लेती थी। हाँ, महिलाएं रथ दौड़, घुड़सवारी, इन क्रियाओं में भाग अवश्य लेती थी, लेकिन राजनीति में भाग नहीं लेती थी। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे। तो उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे, ये बात भी गलत है। तीसरा, महिलाएं सभा व विदत में भाग लेती थी। तो महिलाएं सभा व विदत में भाग लेती थी, ये बात है जो सत्य है। चौथा है कि समाज में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। तो समाज में सती प्रथा के, ऋग्वेद काल में जो समाज में सती प्रथा के कोई प्रमाण नहीं मिलते। हाँ, उत्तर वैदिक काल में जो सती प्रथा के प्रमाण अवश्य मिलते हैं अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद में जो अथर्ववेद में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं जो उत्तर वैदिक काल के हैं, लेकिन ऋग्वेद काल में सती प्रथा के कोई प्रमाण नहीं मिलते। तो 4 नंबर भी गलत है। तो इसमें पूछा सत्य कथन, सो सत्य कथन है जो सिर्फ 3 नंबर होगा। 3 नंबर, केवल 3, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित करना है। एक तरफ तीर्थंकरों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो उनके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। यहाँ पर कुछ तीर्थंकरों के नाम है और सामने उनके प्रतीक चिन्ह है जो हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहले जो तीर्थंकर का नाम है वो है ऋषभ देव। ऋषभ देव का अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वह वृषभ है। ऋषभ देव है जो 24 जैन तीर्थंकरों में ये पहले तीर्थंकर थे। एक नंबर अगर तीर्थंकर की बात की जाए तो ऋषभ देव थे और उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। उसके पश्चात आता है महावीर। महावीर स्वामी जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का अगर प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इसके पश्चात आता है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह था सर्प फण। तो सह में जो 4 नंबर होगा। चौथे नंबर पर है नेमिनाथ। नेमिनाथ को हमें अरिष्टनेमी के नाम से भी जानते हैं। तो अरिष्टनेमी या नेमिनाथ ये जो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था शंख। एक 21वें नंबर जो तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम है नमीनाथ। तो नमीनाथ और नेमिनाथ में आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि नेमिनाथ की जगह अधिकतर अरिस्टनेमी भी नाम मिलता है। तो अरिस्टनेमी या नेमिनाथ जो 22वें तीर्थंकर है और नमीनाथ है जो 21वें नंबर के तीर्थंकर है, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है नीला कमल। तो यहाँ पर पूछा नेमिनाथ तो इनका होगा शंख। और फिर आता है अजीतनाथ। अजीतनाथ है जो दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। तो यह में होगा 1 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और 1। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य में निगट नागपुत्र किसे कहा गया है। तो निगट नागपुत्र जो कहा गया है ये कहा गया महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्य के अंदर, महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्य में निगट नागपुत्र कहा गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले दृश्यों का क्रम। तो गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था, जो वैराग्य उत्पन्न हुआ था, जो उन्होंने 4 जो घटनाएं उनके जीवन से जो संबंधित है, जिन 4 घटनाओं की वजह से उन्होंने गृह त्याग कर वैराग्य धारण किया था, तो वह 4 घटनाओं का यहाँ पर क्रम पूछा कि सबसे पहला कौन सी घटना हुई थी, उसके पश्चात कौन सी घटना हुई थी। तो इसमें जो सबसे जो पहली घटना हुई थी, इसमें सबसे पहली घटना आती है जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति। जर्जर शरीर वाले वृद्ध व्यक्ति को सबसे पहले देखा था। उसके पश्चात देखा था रोगी व्यक्ति को। रोगी व्यक्ति के पश्चात देखा था एक मृत व्यक्ति को, जिसकी अंतिम शव यात्रा निकाली जा रही थी। और सबसे लास्ट में जो देखा वो देखा था प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को।
और इसी को देखकर गौतम बुद्ध ने भी ये जो वैराग्य धारण करने का निश्चय कर लिया था। इन चारों का जो उल्लेख हमें मिलता है, वो उल्लेख हमें मिलता है मध्यम निकाय में। मध्यम निकाय जो ग्रंथ है, इसके अंदर हमें इस घटना का जो हमें उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले 3 नंबर, फिर 1, फिर 2 और 4। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य है? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कथन दे रखे हैं, 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि निर्वाण निर्वाण जो मृत्यु के पश्चात ही संभव है। तो निर्वाण मृत्यु के पश्चात संभव है, यह जो सिद्धांत है यह बौद्ध धर्म का नहीं बल्कि जैन धर्म का है। दूसरे नंबर पर है बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, यह सत्य है। आलार कराम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे, यह भी सत्य है। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था, यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, 1 नंबर असत्य होगा, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ है जो घटनाओं का जिक्र कर रखा है और उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण जो है यह है गृह त्याग की घटना। जो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है संबोधि। संबोधि है जो ज्ञान प्राप्ति की घटना। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे संबोधि कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म धर्म चक्र परिवर्तन है जो सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और चौथे नंबर पर है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो मृत्यु की घटना है, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसमें 1 में 3, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 2। तो 2 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग व बुद्ध के प्रथम उपदेश का वर्णन मिलता है। तो इसका जो हमें वर्णन मिलता है, यह मिलता है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में जो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध के प्रथम उपदेश का वर्णन मिलता है। मंजिम निकाय में एक तो जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो 4 घटनाएं थी, जो रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, उसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महापरिनिर्वाण व महाबोधि का उल्लेख भी है जो मध्यम निकाय में मिलता है। लेकिन इसमें पूछा कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध का प्रथम उपदेश, तो इसका जो हमें उल्लेख मिलता है, यह मिलता है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी घटनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ जो वो स्थान दे रखे हैं कि उस घटना का जो स्थान कौन सा है। तो सबसे पहला जो आता है, इसे हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले नंबर पर है कैवल्य की प्राप्ति। तो कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी, यह हुई थी रिज्जुपालिका नदी के दो दो किनारे पर। रिज्जुपालिका नदी जो जंबिका ग्राम में, जंबिका नाराम ग्राम की जो गंग नदी है, जो ब्राकर नदी की सहायक नदी भी है रिज्जुपालिका नदी, इसी नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। दूसरा नंबर पर है वस्त्रों का त्याग। वस्त्रों का त्याग जो महावीर स्वामी ने गृह त्याग से 13 माह बाद वस्त्रों का त्याग किया था। यह जो वस्त्रों का त्याग किया था, यह क्या था, सुवर्ण बालुका के किनारे। सुवर्ण बालुका 3 नंबर ऑप्शन। तीसरे पर है प्रथम वर्षावास। तो महावीर स्वामी का जो प्रथम वर्षावास निकाला गया था, प्रथम वर्षावास बिताया था, यह बिताया था अस्तिका ग्राम में। और चौथे नंबर पर है अंतिम वर्षावास। अंतिम वर्षावास है जो पावापुरी में बिताया गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वर्षावास, तो सर्वाधिक वर्षावास है जो राजगृह में बिताया था। राजगृह में जो 14 बार वर्षावास बिताया था, वहीं वैशाली के अंदर है जो 12 बार वर्षावास बिताया था। तो अगर प्रथम वर्षावास की बात की जाए तो अस्तिका ग्राम, अंतिम वर्षावास जो पावापुरी और सर्वाधिक वर्षावास जो राजगृह में, जो 14 बार है जो राजगृह में वर्षावास है बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मखलीपुत्र गोसाल तथा महावीर स्वामी की सर्वप्रथम भेंट कहाँ हुई थी? तो मखलीपुत्र गोसाल और महावीर स्वामी की सर्वप्रथम जो भेंट हुई थी वो हुई थी नालंदा में। यहीं पर है जो महावीर स्वामी के शिष्य बने थे ये मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल नालंदा में ही महावीर स्वामी के शिष्य बने, लेकिन कुछ कारणों से मखलीपुत्र गोसाल महावीर स्वामी से कुछ समय पश्चात अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका हमें उल्लेख भगवती सूत्र ग्रंथ के अंदर मिलता है। तो भगवती सूत्र ग्रंथ में हमें इसका उल्लेख मिलता है कि मखलीपुत्र गोसाल, जिन्होंने नालंदा के किनारे महावीर स्वामी से भेंट की, यहीं पर इनके शिष्य बने। लेकिन
कुछ समय पश्चात महावीर स्वामी से अलग हुए और आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के समान तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें असत्य कथन पूछा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समान तत्वों के अगर संबंध में हम बात की जाए तो कौन सा असत्य है? वेदों की प्रामाणिकता को की अस्वीकृति की तो दोनों ही धर्मों ने वेदों के प्रामाणिकता की अस्वीकृति की, यह सत्य है। प्राणियों की हिंसा का निषेध किया तो दोनों धर्मों में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, जो प्राणियों की हिंसा का निषेध किया गया। वैदिक यज्ञों की फलवत्ता का प्रतिकार किया, यह भी सत्य है। अत्यधिक तपस्या के मार्ग की स्वीकृति, तो अत्यधिक तपस्या के मार्ग की जो स्वीकृति है, ये दोनों धर्मों में एक समान नहीं है। जैन जैन धर्म अत्यधिक कठोर तपस्या पर बात करता है, वहीं जो बौद्ध धर्म है जो सामान्य तपस्या की बात करता है। तो अत्यधिक तपस्या के मार्ग की स्वीकृति दोनों ने एक समान नहीं दी थी। 4 नंबर जो इसका सत्य नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन महाजनपदों की राजधानियां दे रखी है जो हमें सुमेलित करनी है। सबसे पहला है कि अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की जो राजधानी है वह थी चंपा, अंग की चंपा। दूसरे नंबर पर जो महाजनपद है वह महाजनपद है वज्जी। वज्जी की जो राजधानी थी वह थी वैशाली या मिथिला, वैशाली मिथिला। 3 नंबर ऑप्शन। सह के अंदर है कौशल, कौशल की जो राजधानी थी वह थी श्रावस्ती और कुशावस्ती। और चौथे नंबर पर है सूरसेन, सूरसेन की जो राजधानी थी वह थी मथुरा। तो 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य वज्जी संघ का भाग नहीं था? तो यहाँ पर जो 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो वज्जी संघ का भाग नहीं था? तो वज्जी संघ के अंदर जो 8 गण थे, इन 8 गणों में कुंडल कुंडग्राम के ज्ञात्रक, इसके अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे, इसके अलावा वज्जी के पशुपालक, इसके अलावा उग्र, उग्र के अलावा भाग, भाग के अलावा इक्ष्वाकु और कौरव। ये जो 8 गण है जो वज्जी संघ में सम्मिलित थे। रामग्राम के कोल्य जो वज्जी संघ में शामिल नहीं थे। रामग्राम के कोल्य जो यूपी का वर्तमान यूपी में जो गोरखपुर का जो स्थान है, यहाँ पर रामग्राम के जो कोल्यों का निवास था। इनके कपिल कपिल वस्तु के साथ इनका विवाद हुआ था और प्रसेनजीत ने इन्हें रामग्राम के कोल्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में कौशल महाजनपद में मिला लिया था। तो इसमें पूछा है वज्जी संघ का भाग नहीं थे, तो रामग्राम के कोल्य जो वज्जी संघ का भाग नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिणी भारत में स्थित था? तो जो 16 महाजनपद थे इनमें से एक महाजनपद, एकमात्र एक महाजनपद था अस्मक जो दक्षिणी भारत में स्थित था। इसके अलावा 2 महाजनपद है जो भारत से बाहर थे, जिनमें एक का नाम आता है कम्बोज और दूसरे का नाम आता है गांधार। गांधार जो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के जो रावलपिंडी का जो क्षेत्र है वहां का था। और इसके अलावा जो कम्बोज जो वर्तमान भारत का भारत के कश्मीर का क्षेत्र, इसके अलावा अफगानिस्तान का जो काबुल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो कम्बोज महाजनपद का शासन था। तो दक्षिणी भारत का पूछा तो दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था वह था अस्मक। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना, एक तरफ राजाओं के नाम है और दूसरी तरफ मगध में विलय। तो यहाँ जो महाजनपद दे रखे, इन महाजनपदों को कौन से राजाओं ने मगध में विलय किया था? तो सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार का। बिंबिसार ने जो अंग का मगध में विलय किया। दूसरा नंबर पर आता है शिशुनाग, शिशुनाग ने जो अवंती का मगध में विलय किया। तीसरा नंबर पर आता है महापद्म नंद, महापद्म नंद ने जो सूरसेन का मगध साम्राज्य में विलय किया। और चौथा नंबर पर आता है अजात शत्रु, अजात शत्रु ने जो कौशल महाजनपद का जो मगध साम्राज्य में विलय किया था। तो 1 में 1, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 4, 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें भी एक तरफ राजाओं के नाम है और दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दे रखी है जो हमें सुमेलित करनी है। सबसे पहला नाम आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु ने जो पुणिक की उपाधि धारण की थी, तो ए में 1 होगा। दूसरे नंबर पर है महापद्म नंद, महापद्म नंद को उग्रसेन की उपाधि थी। तीसरे नंबर पर है धनानंद, धनानंद ने अग्रमेज की उपाधि धारण की। और बिंबिसार ने जो श्रोणिक की उपाधि धारण की थी। तो 1, फिर 3, फिर 4 और फिर 2।
तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? तो प्राचीन भारत में अगर जनता के द्वारा चुना गया शासक की बात की जाए तो वह था शिशुनाग। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला है कि बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया, तो यह बात सत्य है। दूसरा है कि महापद्म नंद विंध्यन पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला पहला मगध शासक था, यह भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण अजातशत्रु ने किया था, यह भी सत्य है। चौथे नंबर पर है कि राजगृह के भवनों का निर्माण भद्रसाल ने करवाया था। तो राजगृह के भवनों का जो निर्माण है यह भद्रसाल ने नहीं बल्कि अजातशत्रु ने करवाया था। तो इन भवनों का जो निर्माण करवाया था यह करवाया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के द्वारा इन भवनों का निर्माण करवाया गया था, न कि भद्रसाल के द्वारा। तो ये जो गलत है। इन भवनों के उद्घाटन हेतु गौतम बुद्ध को भी आमंत्रित किया था, तो अजातशत्रु ने इन भवनों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत से बाहर स्थित महाजनपद कौन सा है? तो वर्तमान भारत से बाहर अगर बात की जाए तो पंचाल और कुरु ये दोनों तो भारत में है। इसके अलावा कंबोज, गांधार, कंबोज और गांधार ये दोनों है जो वर्तमान भारत से बाहर है। लेकिन इसमें अगर दो ऑप्शन हुआ है तो गांधार है जो वर्तमान भारत से बाहर होगा, क्योंकि कंबोज का जो कुछ क्षेत्र है जो भारत का वर्तमान कश्मीर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी कंबोज का कुछ शासन था। इसके अलावा अधिकतर जो कंबोज का है जो वर्तमान में इसका अधिकतम हिस्सा अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान का जो काबुल का क्षेत्र है यहीं पर कंबोज महाजनपद काल का जो क्षेत्र था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। वैसे कंबोज भी है जो वर्तमान भारत से बाहर ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अशोक की उपाधि दे रखी है और दूसरी तरफ जो अभिलेख या स्तंभलेख दे रखे हैं कि आपको अशोक की कौन सी उपाधि है जो का उल्लेख है जो किस अभिलेख में या फिर स्तंभलेख में मिलता है। तो सबसे पहला जो उपाधि आती है वो आती है रान्यो या राजा अशोक। रान्यो या राजा अशोक का जो उल्लेख मिलता है ये हमें मिलता है कंगनहली अभिलेख के अंदर। दूसरे नंबर पर है महाराज कुमार। महाराज कुमार का जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है पनगुड़िया अभिलेख के अंदर। तीसरे नंबर पर है अशोक वर्धन। अशोक वर्धन का जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है विष्णु पुराण में। और चौथा नंबर पर है धर्मशोका। धर्मशोका जो अशोक की उपाधि का हमें साक्ष्य मिलता है, यह साक्ष्य मिलता है सारनाथ स्तंभलेख से। तो इसमें पहले में 3, फिर 2, फिर 4 और 1। 3, 2, 4 और 1। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को जो समर्पित अभिलेख है वो है 12वां शिलालेख। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ को सुमेलित करना है। सबसे पहला नंबर आता है स्थानीय। स्थानीय जो 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय कहा जाता था। दूसरा नंबर पर है द्रोणमुख। द्रोणमुख जो 400 गांवों के समूह को कहते थे। तीसरे नंबर पर है संग्राहक। संग्राहक जो 10 गांव के समूह को कहा जाता था। और चौथे नंबर पर जो है ये खावरटिक। खावरटिक जो 200 गांवों के समूह को कहते थे। तो 1, फिर 4, फिर 3 और 2। 1, 4, 3, 2। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन मेगास्थनीज के संबंध में असत्य है? तो मेगास्थनीज के संबंध में असत्य कथन पूछा है। पहला कथन है कि मौर्य काल में दंड विधान सरल बताया है। तो मेगास्थनीज ने दंड विधान सरल नहीं बताया बल्कि मृत्यु दंड का, अंग भंग का, जल में डुबोकर जो मृत्यु दंड दिया जाता था ब्राह्मणों को, इसका उल्लेख कर रखा है। तो पहला जो इसमें गलत है। दूसरा कि भारतीयों को उच्च नैतिक चरित्र की प्रशंसा की, यह सत्य है। सिकंदर व मंडनी के मध्य वार्तालाप का विवरण दिया, यह भी सत्य है। हेराक्लिस कृष्ण तथा डायोनिसियस शिव की पूजा का उल्लेख किया है, यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है तो असत्य जो 1 नंबर होगा और 2, 3 और 4 है जो सत्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों में द्विज रस किसे कहा गया है? तो पुराणों में द्विज रस किसे कहा गया? तो यह कहा गया कौटिल्य को। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाना चुगते हंसों की पंक्ति किस स्तंभ लेख के फलक पर अंकित है? तो दाना चुगते हंसों की जो पंक्ति है जो यह हमें लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ लेख के फलक से अंकित मिलती है। यह जो अभिलेख हमें स्तंभ लेख जो प्राप्त हुआ है यह हुआ चंपारण बिहार से। चंपारण चंपारण जो बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ से जो लोरिया नंदनगढ़ का अभिलेख मिलता है, इस पर
औरंगजेब काल का लेख भी प्राप्त मिला है और एक अंग्रेज सर्वेक्षक थे र्यूबेन, उनका लेख भी है जो इस अब स्तंभ लेख पर प्राप्त होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ अधिकारियों के नाम और उनके जो पदों के नाम थे वो दे रखा है। सबसे पहला आता है समाहर्ता। समाहर्ता जो कहा गया है, ये कहा गया है राजस्व विभाग के अधिकारी को। राजस्व विभाग के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। दूसरे नंबर पर है सन्निदाता। सन्निदाता जो कोषाध्यक्ष को कहते थे। तीसरे नंबर पर है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो है ये फौजदारी न्यायाधीश को कहते थे। और चौथे नंबर पर है व्यवहारिक। व्यवहारिक जो दीवानी न्यायाधीश को कहा जाता था। तो 4, 3, फिर 1 और फिर 2। 4, 3, 1 और 2। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रांतों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो उनकी राजधानियां दे रखी है। इनको हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला जो प्रांत का नाम आता है वो है कलिंग। कलिंग की जो राजधानी है, कलिंग की राजधानी थी तो तौसली, तो 1 में 4 होगा। दूसरे नंबर पर है उत्तरापथ। उत्तरापथ की जो राजधानी है वो तक्षशिला। तीसरे नंबर पर प्राच्य। प्राच्य या फिर प्राची। प्राची की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र। चौथे नंबर पर है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी उज्जैन और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और अवंती की जो राजधानी है वो है उज्जैन। तो दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और अवंती की राजधानी उज्जैन। तो 1 में 4, फिर 1, फिर 5, 2 और 3। 4, 1, 5, 2 और 3। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला है कि बुलंदी बाग व कुम्हरहार से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कुम्हरहार से चंद्रगुप्त मौर्य के 80 स्तंभों वाले राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं। तो यह बात भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, यह भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि कुम्हरहार से आरे युक्त लकड़ी का बना रथ व पहिया मिला है जिसकी रिम लोहे की है। तो ये बात है जो गलत है। तो इसमें असत्य पूछा है। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन यक्ष मूर्ति में मणिभद्र नामक अंकित मूर्ति किस स्थान से मिली है। तो मौर्यकालीन जो यक्ष मूर्ति है उनमें मणिभद्र नाम अंकित मूर्ति जो मिली है यह मिली है मथुरा के परखम स्थान से। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राज्य के पूर्णतया नियंत्रण के अधीन व्यवसाय कौन से थे। तो राज्य के पूर्णतः नियंत्रण में जो व्यवसाय थे उन व्यवसायों में थे खाने थी, जंगल का क्षेत्र था, नमक का व्यवसाय था और अस्त्र शस्त्र का व्यवसाय था। ये जो व्यवसाय थे इन पर पूर्णतः राज्य का नियंत्रण था। मुद्रा निर्माण, जो मुद्रा निर्माण का मौर्य काल में उल्लेख है कि कोई भी निजी व्यक्ति अपने धातुओं को टकसाल में ले जाकर मुद्राएं बना सकता था। इसी प्रकार हाथी दांत के भी निजी लोग इसका व्यवसाय करते थे। तो ये राज्य के पूर्ण नियंत्रण में नहीं थे। राज्य के पूर्ण नियंत्रण में खाने थे, जंगल थे, नमक था और अस्त्र शस्त्र का उद्योग था। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंशों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ शासकों के नाम दे रखे हैं कि कौन से वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है शुंग वंश। शुंग वंश की जो स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ए में 2, 3 नंबर होगा। दूसरे नंबर पर है सातवाहन। सातवाहन की जो वंश की जो स्थापना की थी वो की थी सिमुक ने। पहलव वंश, पहलव वंश में आएगा वोनोनिज और कर्ण वंश का वसुदेव जो संस्थापक थे। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1। 3, 4, 2 और 1। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंतजलि किस शासक के राजपुरोहित थे। तो जो पंतजलि है ये कौन से शासक के राजपुरोहित थे। तो पंतजलि जो पुष्यमित्र शुंग के जो राजपुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमा तथा पाशुपत शैव धर्म का प्राचीनतम अंक किस कुषाण शासक की मुद्राओं पर मिलता है। तो उमा तथा पाशुपत शैव धर्म का जो प्राचीनतम अंक मिलता है यह मिलता है कुषाण शासक थे। वह कुषाण शासक कौन थे। तो वह कुषाण शासक थे हुविस्क। हुविस्क की मुद्राओं पर है जो उमा और पाशुपत के अंकन मिलता है। वशिष्ठ की जो मुद्राएं थी उस पर इसकी कोई मुद्राएं प्राप्त नहीं होती है। वशिष्ठ की कोई भी मुद्रा नहीं मिलती है। वासुदेव जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव द्वितीय जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। एक वासुदेव प्रथम और आते हैं, वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम जो है ये
कनिष्क की पीढ़ी का अंतिम शासक था। जो कनिष्क जो शासक था, इस कनिष्क प्रथम, कनिष्क की पीढ़ी का अंतिम शासक वासुदेव प्रथम था और कुषाण वंश का अंतिम शासक है जो वासुदेव द्वितीय था। तो इस बात का ध्यान रखना, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय और कनिष्क की पीढ़ी का अंतिम शासक था वह था वासुदेव प्रथम। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर होगा कि उमा और पाशुपत शैव धर्म का प्राचीनतम जो अंक कुषाण शासक की मुद्राओं पर मिलता है वो कुषाण शासक थे हुविस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भरहूत स्तूप के संबंध में असत्य है। तो भरहूत स्तूप से संबंधित यहाँ पर कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो असत्य है। असत्य कथन इसमें बताना है। पहला है कि इसकी खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा की गई। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि इसकी खोज जो 1873 में कनिंघम के द्वारा की गई थी, जो यह मिला था एमपी के अंदर, एमपी का जिला है सतना जिला, वहां से यह प्राप्त हुआ था। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि इसके पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण शुंग काल में हुआ। तो इसकी जो पाषाण वेदिकाएं हैं इसका और तोरण द्वारों का निर्माण जो शुंग काल में हुआ था। इसका आरंभिक निर्माण तो अशोक के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका जो पाषाण की वेदिकाएं बनाई गई, जो पत्थर की वेदिकाएं बनाई गई थी वो थी लाल लाल पत्थर की थी। लाल पत्थर की जो रेलिंगें बनाई गई थी और पाषाण वेदिकाएं तोरण द्वार जो बनाए थे ये बने थे शुंग काल में बनाए गए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इस यहाँ पर 4 तो तोरण द्वार मिलते हैं इसके। भरूच स्तूप का है जो इसके 4 तोरण द्वार मिलते हैं। ये तोरण द्वार है जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाए गए थे। तीसरा है कि यह पूर्णतः पत्थर का बना हुआ है। तो यह पूर्णतः पत्थर का नहीं है। इसकी जो रेलिंग है वो पत्थर की है, इसके जो तोरण द्वार है वो पत्थर के, यह पूर्णतः पत्थर का नहीं है। तो तीसरा गलत होगा। चौथा है कि बिंबिसार को भगवान बुद्ध की वंदना करते दिखाया गया है। तो यह बात गलत है। भगवान बुद्ध की वंदना करते बिंबिसार को नहीं बल्कि प्रसेनजीत को दिखाया गया है। इसमें प्रसेनजीत को जो भगवान बुद्ध की वंदना करते दिखाया गया है। अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट का इसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा नागराज जो शासक थे, नागराज के द्वारा बोधि वृक्ष की पूजा का इसमें भी उल्लेख मिलता है। तो 4 नंबर भी गलत होगा। बिंबिसार को भगवान बुद्ध की वंदना करते नहीं बल्कि प्रसेनजीत को जो भगवान बुद्ध की वंदना करते दिखाया गया है। तो इसमें असत्य पूछा है, 3 नंबर और 4 नंबर असत्य होंगे, 1 और 2 है जो इसका सही है। तो असत्य 3 और 4, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड नायक व महादंड नायक नामक पदाधिकारी का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो दंड नायक और महादंड नायक पदाधिकारियों का जो उल्लेख मिलता है यह सबसे पहले हमें मिलता है कुषाण कालीन अभिलेखों में। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति पाटलिपुत्र आक्रमण के समय कनिष्क को नहीं हुई थी। तो किसकी प्राप्ति जो पाटलिपुत्र आक्रमण के समय कनिष्क को नहीं हुई थी। कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था उस समय वहां से कुछ अच्छी चीजें प्राप्त हुई थी। इसमें से कौन सी है जो उसको प्राप्त नहीं हुई थी। तो अद्भुत एक मुर्गा मिला था, इसके अलावा भिक्षा पात्र मिला था और ये मिले थे अश्वघोष से। तो ये तीनों तो मिले थे, लेकिन चरण पादुका जो इससे पाटलिपुत्र आक्रमण के समय कनिष्क को नहीं मिली थी। अद्भुत मुर्गा, भिक्षा पात्र और अश्वघोष ये तीनों सही है, चरण पादुका नहीं मिली थी। और इसका जो हमें उल्लेख मिलता है यह मिलता है श्री धम्म पिटक निकाय में। श्री धम्मपिटक निकाय जो ग्रंथ है, श्री धम्मपिटक निकाय, श्री धम्मपिटक निकाय के अंदर है जो इस आक्रमण का और ये जो प्राप्त वस्तुएं जो प्राप्त हुई थी इसका हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मथुरा कला के संबंध में सत्य है। तो मथुरा कला से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण इस काल में हुआ। तो यह बात सत्य है। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी मथुरा कला में बनी थी, ये सत्य है। दूसरा, हिंदू बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित ये शैली है। तो मथुरा कला में हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित जो मूर्तियां बनी है तो ये तीनों से संबंधित है। आध्यात्मिक व भावुकता की प्रधानता है, यह भी सत्य है। आदर्शवाद व विशुद्ध भारतीय शैली है, यह भी सत्य है। और नग्नता का अभाव है, यह भी सत्य है। तो 500 ऑप्शन है जो इसके राइट होंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5 उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासकों द्वारा ब्राह्मणों तथा मंदिरों को संरक्षण दिया गया जबकि उस राजवंश की महिलाओं ने बौद्ध विहारों को संरक्षण दिया था। तो वह कौन सा राजवंश था जिसके शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को तथा मंदिरों को संरक्षण दिया गया जबकि उस राजवंश की जो महिलाएं थी, महिलाओं ने जो बौद्ध विहारों को संरक्षण दिया था। तो वह राजवंश था सातवाहन राजवंश। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने कुल कितने प्रयत्न सीमावर्ती राज्यों पर विजय हासिल की। तो कितने सीमावर्ती राज्यों पर समुद्रगुप्त ने विजय हासिल की थी। तो समुद्रगुप्त ने जो 14 सीमावर्ती राज्य थे इस पर विजय हासिल की थी। इन 14 में से 9 राज्य तो गणतंत्र थे और 5 राज्य जो राजतंत्र थे।
और इसका हमें जो उल्लेख मिलता है, जो इन 14 राज्यों का जो उल्लेख मिलता है, ये हमें मिलता है प्रयाग परिस्थिति की जो 22 नंबर पंक्ति है। प्रयाग परिस्थिति की 22 नंबर पंक्ति से हमें इन 14 राज्यों का उल्लेख मिलता है, जो सीमावर्ती राज्य थे जिस पर समुद्रगुप्त ने विजय हासिल की थी। तो 64 में है जो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेहरौली लौह स्तंभ के संबंध में असत्य है? तो मेहरौली लौह स्तंभ से संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन है जो असत्य है? सबसे पहला है कि इसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है जो विष्णु का परम भक्त था, तो ये बात सत्य है। इसके अंदर जो एक चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है मेहरौली लौह स्तंभ में, जो विष्णु का परम भक्त था। दूसरा कि इसमें गुप्त शासकों की वंशावली दी गई है, तो ये बात है जो गलत है, क्योंकि इस पर ना तो कोई तिथि अंकित है, इस पर तिथि भी नहीं है और ना ही कोई वंशावली है। तो तिथि और वंशावली दोनों इसके अंदर नहीं है, तो 2 नंबर जो गलत होगा। तीसरा है कि चंद्र नामक राजा ने बंगाल के युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं की एक संघ को परास्त किया, तो यह बात सत्य है, इसका उल्लेख भी इस मेहरौली लौह स्तंभ में है। और चौथा, यह स्तंभ शीर्ष इस स्तंभ का शीर्ष गरुड़ ध्वज का प्रतीक है, तो यह बात भी है जो सत्य है। तो 1, 3 और 4 सही है और 2 नंबर गलत है। इसमें पूछा 2 नंबर गलत कौन सा है, तो 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करने हैं, एक तरफ जो अधिकारियों के नाम दे रखे हैं, उनके पद के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो किस संबंध से उनका संबंध किससे है वो हमें बताना है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है महाक्ष पटलिक। महाक्ष पटलिक का है जो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी को जो महाक्ष पटलिक कहा जाता था। दूसरा नंबर आता है प्रतिहार। प्रतिहार है जो सम्राट के अंतपुर का जो रक्षक होता था उसे प्रतिहार कहा जाता था। तीसरा है विनय स्थिति स्थितापक। तो इसका जो संबंध है इसका संबंध है धर्म नैतिकता तथा मंदिर प्रबंधन का अध्यक्ष था। और चौथा है दंडपाशिक। दंडपाशिक जो पुलिस विभाग का प्रधान होता था। तो एक में दो, दो में चार, तीन में एक और चार में है जो तीन, तो दो चार एक और तीन, दो चार एक और तीन, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो नेषद्याचर्यम श्री हर्ष की है, ये सत्य है। काव्यादर्श दंडिन की है, ये भी सत्य है। तीसरा नंबर है रावण वध। रावण वध जो भारवी की है, तो रावण वध भारवी की नहीं है बल्कि रावण वध जो महाकवि भट्टी की है। तो रावण वध जो महाकवि भट्टी की है। और भारवी की अगर भारवी के ग्रंथ की बात की जाए तो भारवी का ग्रंथ है कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम है जो भारवी का ग्रंथ है। रावण वध जो महाकवि भट्टी का ग्रंथ है, तो 3 नंबर गलत होगा। चौथा है नीतिसार। नीतिसार है जो कामदंग का है, यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है तो असत्य 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताम्रपत्र में मेहतर, ग्रामिक कुटुंबिन व अष्टकुलाधिकरण नामक कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है? तो कौन से ताम्रपत्र के अंदर मेहतर, ग्रामिक कुटुंबिन व अष्टकुलाधिकरण नामक कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है दामोदरपुर ताम्रपत्र में। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 2 गुप्त शासकों को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो कौन से 2 शासक है जिनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो वह गुप्त शासक है समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर है जो महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त से भी लिखा हुआ अंकन मिलता है। ऊपर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का अंकन है और नीचे महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त से लिखा हुआ अंकन मिलता है। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के जो सिक्के थे उन सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाले श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो है। तो कुमारगुप्त के काल में लाट से जो दसपुर आने वाली श्रेणी थी वह कौन से वस्तु का व्यापार करती थी? तो वह करती थी रेशमी कपड़ों का व्यापार। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। सबसे पहला कि स्कंदगुप्त के समय गुप्त काल में सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट मिली थी। तो ये बात सत्य है कि स्कंदगुप्त के समय जो गुप्त काल में सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट मिली थी। दूसरा नंबर है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक समुद्रगुप्त था। तो यह बात है जो गलत है। महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी यह सबसे पहले की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण की गई थी, तो दूसरा गलत है। तीसरा, चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहित्र नहीं बल्कि लिच्छवी दोहित्र जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त है लिच्छवी दोहित्र, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम, तो यह गलत है।
चौथा है कि नरसिंह गुप्त बालादित्य ने हुण सरदार मिहिरकुल को पराजित किया था। तो नरसिंह बालादित्य ने नरसिंह बालादित्य के समय हुण सरदार थे, मिहिरकुल का आक्रमण हुआ था। तो नरसिंह बालादित्य ने आर्यभट्ट की सहायता से हुण सरदार मिहिरकुल को पराजित किया था। तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें पूछा कि सत्य कौन सा, तो 1 नंबर और 4 नंबर दोनों इसमें सत्य होंगे। यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ 4 नंबर दे रखा है, लेकिन 1 नंबर भी इसमें सत्य है, क्योंकि स्कंदगुप्त के समय ही गुप्त काल में सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट मिलती है। तो पहला भी सत्य है और 4 नंबर भी सत्य है। आप इसमें सर ने सिर्फ 4 नंबर दे रखा है, तो आप कमेंट करके बताना कि इसमें कौन-कौन सा सत्य है, 1 और 4 दोनों सत्य है या फिर 1 गलत है। और अगर 1 गलत है, तो आप ये बताओ कि गुप्त काल में सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट किस शासक के समय मिली थी? क्योंकि मैंने स्कंदगुप्त ही पढ़ रखा है। तो स्कंदगुप्त 1 नंबर और 4 नंबर दोनों जो मेरे अकॉर्डिंग सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की कौन-सी गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है? तो अजंता की जो गुफा है, मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है, वो है अजंता की 16वीं गुफा के अंदर। तो अजंता की 16वीं गुफा 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष का नाम हर्षवर्धन कहाँ पर मिलता है? तो हर्ष का जो हर्षवर्धन नाम मिलता है, यह मिलता है सोनपत के मुहर पर। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ घटनाओं का जिक्र कर रखा है और सामने उनके ईयर दे रखे हैं, जो कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। सबसे पहला इसमें कि कन्नौज महासभा, कन्नौज जो महासभा हुई थी यह 643 ईस्वी में हुई थी। यह बात बिल्कुल सही है। इस महासभा के जो अध्यक्ष थे, इस कन्नौज महासभा के अध्यक्ष जो थे वह थे हेनसांग। हेनसांग इस कन्नौज महासभा की अध्यक्षता की थी। दूसरा नंबर आता है कानोग या उड़ीसा की विजय, यह 643 ईस्वी में की थी। तो यह बात भी सत्य है, यह 643 ईस्वी में की थी। तीसरे नंबर पर है प्रयाग की महामोक्ष परिषद। तो प्रयाग की जो महामोक्ष परिषद यह 630 ईस्वी की नहीं, बल्कि यह 643-44 ईस्वी की है। 643-44 ईस्वी में हुई थी प्रयाग की महामोक्ष परिषद। 630 ईस्वी यह गलत है। चौथा है हर्ष संवत। हर्ष संवत जो 606 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, यह भी सत्य है। तो इसमें कुछ सम्मिलित नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 630 की जगह 643-44 जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम सौगात किसकी उपाधि थी? तो परम सौगात है जो राज्यवर्धन की उपाधि थी। इसके अलावा अगर हम हर्ष की उपाधियों की अगर बात करें, तो हर्ष ने जो उपाधि धारण की थी वो एक तो थी आर्यपुत्र। आर्यपुत्र के अलावा हर्ष ने कुमार की उपाधि धारण की थी, और कुमार के अलावा जो उपाधि धारण की थी एक वो की थी राजपुत्र। तो आर्यपुत्र, राजपुत्र और कुमार की उपाधि है जो हर्षवर्धन ने धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की अगर उपाधियों की बात की जाए, तो प्रभाकर वर्धन ने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज परम भट्टारक। और नरवर्धन जो वर्धन वंश के संस्थापक थे। तो इसमें परम सौगात की उपाधि पूछे तो परम सौगात की उपाधि जो राज्यवर्धन की थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो बांसखेड़ा जो ताम्रपत्र अभिलेख है, इसके अंदर जो है हर्षवर्धन को शैव धर्म का अनुयायी बताया गया है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य हिंदू भारत में अंतिम था। तो यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा था कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो हिंदू भारत में अंतिम था? तो यह है वी. ए. स्मिथ का कथन है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके आग्रह पर हर्ष ने 16 वर्ष की आयु में सिंहासन ग्रहण किया था? तो हर्ष ने जो 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में सिंहासन ग्रहण किया था, यह किया था सिंहनाद के आग्रह पर। सबसे पहले बोनी ने जो हर्षवर्धन से आग्रह किया था, लेकिन हर्षवर्धन ने बोनी का आग्रह अस्वीकार कर दिया था। इसके पश्चात सिंहनाद के आग्रह पर सिंहासन ग्रहण किया और अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की इनसे परामर्श लेकर कुछ निर्णय लिए थे। वो निर्णय क्या थे? एक तो था कन्नौज पर अधिकार किया। कन्नौज पर जो अधिकार किया था वो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की परामर्श से किया था। इसके अलावा कन्नौज को राजधानी बनाया और 606 के अंदर हर्ष संवत शुरू किया था। तो हर्ष संवत जो 606 में हर्षवर्धन ने शुरू किया था वो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की परामर्श से किया था। तो इसमें पूछा कि सिंहासन ग्रहण किसके आग्रह पर किया? तो सिंहनाद। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चेर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो लाल चेर के नाम से जो शासक को जाना जाता है वो शासक है सेनगुटवन। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ रचनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ
उनके रचयिताओं के या रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहली रचना शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के जो रचनाकार है वो है इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल के द्वारा शिल्पाधिकारम लिखा गया। दूसरे नंबर रचना है मणिमेखली। मणिमेखली जो रचना ये नकेरर की नहीं है बल्कि मणिमेखली रचना है शीतले सतनार की। तो मणिमेखली जो रचना है वो है शीतले सेतनार। शीतले सेतनार शीतले सेतनार की रचना मणिमेखले। शिल्पाधिकारम जहां पर समाप्त होता है वहीं से जो मणिमेखले की शुरुआत होती है। तो 2 नंबर है जो इसमें गलत है। तीसरा है तिरुंतक देवर। तिरुंतक देवर है जो जीवक चिंतामणि की रचना है। तोलकाप्पियम है जो तोलकाप्पियर की रचना है। तो 1, 3 और 4 ये तीनों सत्य है। 2 नंबर है जो असत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मणिमेखले जो शीतले सतनार की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी पूछा कि सुमेलित कौन सा नहीं है। यहाँ पर प्रशास के शब्दावली दे रखी है, कुछ प्रशास के पद के नाम दे रखे हैं और उनका जो तमिल ग्रंथ में संगम काल में उनके किस नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले वेडार। वेडार जो मुकुटधारी राजा को कहते थे, ये बात सत्य है। अम्यचार। अम्यचार है जो सेना नायक को कहते थे। तो अम्यचार सेना नायक नहीं होता था बल्कि अम्यचार है जो ये होता था मंत्री। अम्यचार है जो मंत्री को कहते थे। अम्यचार मंत्री थे ना कि सेना नायक। अंडनार है जो ब्राह्मण वर्ग को कहा जाता था और नाडु। नाडु है जो प्रांत को नाडु कहते थे। तो ये 1, 3 और 4 सही है और इसमें 2 नंबर है जो असुमेलित है। अम्यचार जो मंत्री थे ना कि सेना नायक। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगेकोंड की उपाधि किसने धारण की थी। तो गंगेकोंड की जो उपाधि धारण की थी वो की थी राजेंद्र प्रथम ने। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ मंदिरों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ शासकों के नाम दे रखे हैं कि किस मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इसमें से बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। सबसे पहला जो मंदिर आता है वो आता है चोलेश्वर मंदिर। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण जो विजयालय के समय हुआ था ये सत्य है। दूसरा है कोरंगनाथ का मंदिर जो परांतक प्रथम के समय। त्रिभुवनेश्वर मंदिर जो कुलोत्तंग तृतीय के समय। और ऐरावतेश्वर मंदिर जो राजराज प्रथम के समय नहीं बल्कि राजराज द्वितीय के समय बनाया गया था। तो राजराज द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था ऐरावतेश्वर मंदिर का, ना कि राजराज प्रथम ने। तो 4 नंबर है जो गलत है। 1, 2 और 3 है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐहोल अभिलेख के संबंध में असत्य है। तो ऐहोल अभिलेख से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा जो असत्य है। सबसे पहला है कि यह मेगुती जैन मंदिर की दीवार पर अंकित है। तो यह बात सत्य है। दूसरा, इसमें पहली बार कालिदास का अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यह बात भी सत्य है। तीसरा कि इसमें पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर कहा गया। तो पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर नहीं बल्कि पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय कहा गया है। सत्याश्रय। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय कहा गया, परमेश्वर नहीं। तो 3 नंबर है जो गलत है। चौथा, इसके रचयिता जो रवि कीर्ति थे। तो ये बात भी सत्य है। इसकी रचना जो रवि कीर्ति ने की थी तो संस्कृत भाषा और कन्नड़ लिपि में की गई थी और यह जो पद्य शैली में लिखित अभिलेख है। पद्य शैली में लिखा हुआ है, संस्कृत इसकी भाषा है और कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। तो 3 नंबर जो इसका गलत है। 1, 2 और 4 है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत नगर की स्थापना कर इसे उसे अपनी राजधानी बनाया। तो कौन से शासक थे जिन्होंने मान्यखेत नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो वह शासक थे अमोघवर्ष। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभिलेख दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो शासकों के नाम दे रखे हैं कि जो अभिलेख का किस शासक से संबंध है। राधनपुर अभिलेख। राधनपुर अभिलेख जो इंद्र तृतीय नहीं बल्कि गोविंद तृतीय से संबंधित है। राधनपुर अभिलेख जो गोविंद तृतीय से संबंधित अभिलेख है। दूसरा है संजन अभिलेख जो अमोघ वर्ष का है। संगली व केम्बे जो गोविंद चतुर्थ का है और शिवचुल चुलमंगलम और सोलपुरम जो कृष्ण तृतीय का है। तो 2, 3 और 4 सत्य है। पहला असत्य है। राधनपुर जो गोविंद तृतीय का है न कि इंद्र तृतीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने कांची कोड की उपाधि धारण की थी। तो कांची कोड की उपाधि धारण करने वाले जो चालुक्य शासक थे वो थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय ने जो कांची कोड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो इसमें भी असत्य पूछा है। पहला है कि उत्तर मेरूर अभिलेख चोल शासक परांतक प्रथम का था। तो यह बात सत्य है। दूसरा, राजेंद्र प्रथम सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चोल शासक था। तो राजेंद्र प्रथम नहीं था बल्कि कुलोत्तंग प्रथम था।
कुलोत्तुंग प्रथम है जो ये सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चोल शासक था, जिसने 1070 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक शासन किया था। जो 50 वर्ष, लगभग 50 वर्ष इसने शासन किया था, जो सबसे लंबे शासन करने वाला चोल शासक था। तीसरा नंबर है जो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया, ये भी सत्य है। चौथा, चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे, तो चोल है जो प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे, ये बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोल समिति में निर्वाचन होने की योग्यता है। तो चोल समिति में निर्वाचन होने की योग्यता पूछी है, निज घर में निवास तथा 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो, तो यह चोल समिति में निर्वाचन होने की योग्यता में से एक योग्यता है। ये उम्र 35 से 70 वर्ष के मध्य हो, यह भी है। तीसरा, पिछले 2 वर्षों से वह संबंधित वोरियम के लिए चयनित न हुआ हो, तो यह जो इसका उल्लेख नहीं था। और चौथा है, एक वेद तथा उसके भाष्य का ज्ञाता हो, तो यह भी योग्यता चोल समिति में निर्वाचन होने की शर्त थी। तो 1, 2 और 4 सही है, और 3 है जो इसका सही नहीं है। तो इसमें सही पूछा है 1, 2 और 4, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें भी असत्य कथन बताना है। पहला है कि एलोरा के क्लास मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, तो यह बात सत्य है। दूसरा है कि गोविंद तृतीय नामक राष्ट्रकूट शासक के समय स्तंभ विद्रोह हुआ था, यह भी सत्य है। तीसरा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी, तो यह भी सत्य है। चौथा है कि अरब यात्री सुलेमान इंद्र तृतीय के दरबार में आया था, तो अरब यात्री सुलेमान जो इंद्र तृतीय के नहीं बल्कि मिहिर भोज के दरबार में आया था। तो सुलेमान है जो मिहिर भोज के दरबार में आया था, ना कि इंद्र तृतीय के। तो 4 नंबर है जो इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो इसमें भी असत्य बताना है। पहला है कि वातापी को मंदिरों का नगर कहा जाता है, तो यह पहला ही इसमें कथन गलत है। दूसरा, एहोल में लाड खां सूर्य मंदिर स्थित है, यह सत्य है। तीसरा, लोक महादेवी ने पडक्कल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया, तो यह बात भी सत्य है। चौथा है कि रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामलल शैली में करवाया था, तो यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा तो असत्य 1 नंबर होगा, बाकी 2, 3 और 4 चारों हैं जो तीनों है जो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ पुस्तकों के नाम है और दूसरी तरफ जो रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहली जो पुस्तक है वो है कलिंग तुर्पणी। कलिंग तुर्पणी के रचनाकार है जय गोंदार, ये सत्य है। दूसरा, सुलामणि, सुलामणि के रचना तोलामोली, ये भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है रामावतार, रामावतार के जो रचनाकार है पुलगोंदी नहीं है, तीसरा गलत है। चौथा, वीर सोल्यम, वीर सोल्यम के रचनाकार बुद्ध मित्र है, यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा जो सुमेलित नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान्यखेत से कल्याणी को चालुक्यों की राजधानी किसने बनाया। मान्यखेत से कल्याणी को जो चालुक्यों की राजधानी बनाने वाले जो शासक थे वो थे सोमेश्वर प्रथम, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों में किस स्थान को कुश द्वीप कहा गया था। तो कुश द्वीप जो कहा था वो कहा था कुची को, कुची को जो पुराणों में कुश द्वीप कहा गया है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्तर भारत के हिंदू राजवंशों का संस्थापक किसे माना जाता है। तो वृत्तर भारत के जो हिंदू राजवंशों के जो संस्थापक है वो कौंडिन्य को माना जाता है। कौंडिन्य ब्राह्मणों ने कंबोडिया में पहला हिंदू राज्य स्थापित किया था। तो इन्होंने जो पहला हिंदू राज्य कहाँ स्थापित किया था, तो यह किया था कम्बोडिया के अंदर। कम्बोडिया में पहला हिंदू राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है वो कौंडिन्य ब्राह्मणों को जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यशोवर्मन की, तो यशोवर्मन है जो इसके काल में भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। भारतीय संस्कृति का अगर सर्वाधिक प्रसार माना पूछा जाए तो वह यशोवर्मन के समय। और कम्बोडिया में पहला जो हिंदू राज्य स्थापित किया था वो क्या था, कौंडिन्य ने। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरिकामेडु के संबंध में कौन सा असत्य है। तो अरिकामेडु के संबंध में असत्य कथन पूछा है। पहला ऑप्शन है कि यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित था। तो अरिकामेडु जो कृष्णा नदी के किनारे नहीं बल्कि गिंगी नदी के किनारे स्थित था, गिंगी नदी। तो 1 नंबर इसका गलत होगा। दूसरा, ऑगस्टस की आकृति अंकित रत्न मिलता है, यह सत्य है। इसकी खोज 1945 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा की गई थी, यह भी सत्य है। चौथा है कि रोमन बस्ती, रोमन एम्फोरा व रोमन सिक्के मिले हैं, तो यह बात भी सत्य है। अरिकामेडु से रोमन बस्ती मिली है, रोमन एम्फोरा और रोमन सिक्के मिले हैं। इसकी खोज 1945 में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा की गई थी और ऑगस्टस की आकृति के अंकित रत्न मिले हैं। तो 2, 3 और 4 सही है। पहला पूछा
असत्य पूछा तो असत्य जो पहला है यह कृष्णा नदी के किनारे नहीं बल्कि गंगी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है कि अहरट घटिका या रहट सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो रहट का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है यह मिलता है गाथा सप्तशती में। गाथा सप्तशती में 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ गुप्त शासक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उपाधि है। अच्छा, इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना जो सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ गुप्त शासकों के नाम है और दूसरी तरफ है जो उपाधियों के नाम है। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी, यह सत्य है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यह भी सत्य है। कुमारगुप्त प्रथम ने कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कुमारगुप्त ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी लेकिन कर्मादित्य की उपाधि का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम की अगर हम उपाधियों की बात करें तो इसमें श्री महेंद्र आता है, अश्वमेघ महेंद्र आता है, सिंह महेंद्र, आदित्य महेंद्र, शक्रादित्य। कर्मादित्य नहीं है, शक्रादित्य नाम से एक उपाधि जरूर है कुमारगुप्त की। शक्रादित्य के अलावा गुप्त गुप्त कुलाम चंद्र, इसके अलावा गुप्त कुल्म व्योमेश इत्यादि जो उपाधियां ये सारी उपाधियां कुमारगुप्त प्रथम की है। कर्मादित्य नहीं है, शक्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि है। तो 3 नंबर जो इसमें असुमेलित है। चौथा, स्कंदगुप्त की उपाधि सक्रोपम है। सक्रोपम जो स्कंदगुप्त की उपाधि है तो यह भी सत्य है। इसमें असुमेलित पूछा तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राज्य पुहार पर रचित एक लंबी कविता कौन सी है? चोल राज्य पुहार पर रचित एक लंबी कविता वो है पटिन पाले। पटिन पाले जो एक कविता है, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है कि अंगकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है? तो अंगकोर वाट का जो मंदिर है यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर है जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया का अगर सबसे बड़ा मंदिर है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण है जो 1125 ईस्वी में 1125 ईस्वी में सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर है जो संपूर्ण पत्थर का बना हुआ है, प्रस्तर निर्मित मंदिर है। तो और इसकी दीवारों पर जो रामायण के अलावा महाभारत के और पुराणों के जो चित्र अंकित है। तो रामायण, महाभारत और पुराणों के चित्र अंकित दुनिया का सबसे विशाल मंदिर अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। और इसी के साथ ही आज की क्लास इन 100 क्वेश्चनों के साथ संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपने इस एक मेजर क्लास को पूर्ण देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कल की क्लास रहेगी जिसमें दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य संगठन, भू राजस्व और एकता व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।